नमस्ते, स्वागत है आपका। शंकरराव रामचंद्र खरात यह हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के बहुत ही निचले पायदान में माने जाने वाली महार जाति में यानी अस्पृश्य जाति महार जाति में उनका जन्म 17 जुलाई 1921 में हुआ। उन्होंने बहुत ही कष्ट और अस्पृश्यता का भोग भोगते हुए शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने अपना जो चरित्र है जो उन्होंने सहा और देखा वो भी उन्होंने अपने लेखन में चित्रित किया। वे अंबेडकर राइट कार्यकर्ता थे। उन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन भी किया था और उन्होंने वकीली की शिक्षा प्राप्त की जो कि बाबा साहब से प्रेरित होकर उन्होंने वो वकील बने थे उनके समाज को कानूनन मदद करने के लिए, क्योंकि तभी महार जाति में जाति के ऊपर चैप्टर केसेस बहुत सारे लगती थी और उनको कोई कानूनन मदद नहीं मिलती थी, उनको कुछ पता भी नहीं होता था। वैसे ही और भी जो आपराधिक जातियाँ घोषित की थी उनको भी बहुत सारे अन्य अत्याचार को पुलिस के उनको सहना पड़ता था और उनको कोई मदद नहीं मिलती थी। तो उन्होंने अपने समाज को और समाज के लोगों को मदद करने के हेतु अपनी शिक्षा का प्रयोग किया और वे खुद को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य मानते थे। वो खुद को अम्बेडकर राइट विचारों का प्रसार प्रचार करने वाले कार्यकर्ता भी मानते थे। उन्होंने 1957 में सत्तूची पड़ीक जमीन यानी सत्तू की बंजर जमीन नामक कथा लिखी जो नवयुग के दिवाली अंक में छापी गई। नवयुग जो है वर्तमान पत्र था जो प्रके अत्रे महाराष्ट्र के बहुत ही मशहूर पत्रकार और लेखक थे। उन्होंने उनकी ये कथा उनके नवयुग के दिवाली अंक में, दिवाली अंक महाराष्ट्र की एक परंपरा है जो दिवाली के मौके पर हर एक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो है वो स्पेशल खास दिवाली अंक निकालते हैं और उसमें बहुत सारे नए लोगों को लिखने का अपनी कथा, कविता, उपन्यास ये मौका मिलता है। उस तरह से शंकरराव जी खरात जी को उन्होंने वो मौका दिया और उनकी कथा उन्होंने अपने नवयुग के दिवाली अंक में छापी। उसके अगले ही साल उन्होंने मानुस की चिहाक यह वो एक उपन्यास उनके वो दिवाली अंक में छापी और उससे उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, क्योंकि मानुस की चिहाक ये जो उनका उपन्यास है ये महार कम्युनिटी, महार समाज की कहानी बताने वाली उनका उपन्यास है और उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा। और जब उन्होंने ये लिखना शुरू किया था तब उनकी उम्र थी 35 साल। मतलब बहुत पहले से उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर लिखते लिखते लिखा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके पहले शंकरराव जी खरात के समय में बहुत सारे जो उच्च वर्णीय और उच्च जातीय लोग थे वो लिखते थे, ग्रामीण कथाएं उनको कहा जाता था और वो ग्रामीण गांव खेड़े की बातें उसमें बताते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी कृत्रिमता थी क्योंकि उसमें स्वानुभव बहुत कम होते थे। जो देखी सुनी बातें ऐसे ही होता था और उस तरह से वो कहानियाँ लिखते थे। तब शंकरराव जी खरात जी ने सोचा कि हमारे लोगों की बात कैसे कौन बताएगा, जब हम लोग ये भोग रहे हैं, हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, हमारे शोषित वंचित जो लोग हैं इनकी दयनीय जो अवस्था है उसको हम लोगों को ही लिखना चाहिए, हम लोगों को ही बयां करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लिखना शुरू किया। मतलब एक उद्देश्य के तहत उन्होंने लिखना और अपना पढ़ाई का उपयोग किया। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी, जैसे कि रामा महार, बंडा मांग, ये जो जातियाँ थी, जाति के नाम से ही उन्होंने लिखा। वो जो व्यक्ति थे वो जाति के लोग थे और ये 12 बलूतेदार उनको कहा जाता है। जैसे गांव में 12 जातियाँ हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो काम के बदले में उनको पैसे नहीं मिलते थे। वो एक सेवा का अधिकार था, तो वो सेवा करते थे, उसके बदले में उनको कुछ खाने के लिए मिलता था, जो पुराने कपड़े होते थे वो मिलते थे। मतलब जो उच्च जातीय लोग हैं उन्होंने जो दिया वही उनको खाना है और वही उनको
पहनना है। उसके अलावा उनको वो जो काम करते थे उसके लिए उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था। तो वो 12 बलूतेदार पूरी जातियाँ थी, उनके हर जाति की उन्होंने कहानियाँ लिखी, 12 कहानियाँ उन्होंने लिखी। वैसे ही उन्होंने जो कथा संग्रह लिखे वो 11 कथा संग्रह हैं, ललित लेख है। उन्होंने वैचारिक भी बहुत साहित्य लिखा है, और उन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें भी उन्होंने यही सारी जाति व्यवस्था और उस जाति में जो लोग थे उनकी ही कहानियाँ बताई हैं। जब उनके कहानी और उनके उपन्यास के नाम भी हम सुनेंगे तब भी हमको इसका इल्म हो जाएगा कि ये किस तरह से थे। जैसे फुटपाथ नंबर 1, झोपड़पट्टी, टिटवीचा फेरा, गावचा टिनोपाल गुरुजी, इस तरह से उनके सारे किताबों के नाम भी हैं। तो यही से हमें इससे पता चलता है कि ये किसके बारे में है और ये कौन लोग हैं। तो शंकरराव जी खरात ने जो लिखा वो इतना वास्तवदर्शी है और इतना वो ईमानदारी से उन्होंने लिखा है कि उसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को तुरंत ही वो सारा जो इतिहास है, तभी जो लोग जो जाति व्यवस्था और समाज व्यवस्था में जो लोग थे उनका जीवन कैसा रहा होगा, इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा। उन्होंने अपना जो आत्मचरित्र लिखा उसका नाम है तराड़ अंतराळ। तराड़ ये भी एक काम के नाम से जाना जाता है, जो गांव के हर एक काम करता है और इधर की बातें उधर, मतलब जो सरकारी बातें थी वो भी उसको दूसरी जगह में जाके बताना पड़ता था, सरकारी दफ्तर भी उसको संभालना पड़ता था। इस तरह से वो तराड़ उसको कहा जाता है। ये तराड़ अंतराळ ये जो उनका आत्मचरित्र है वो एक व्यक्ति का आत्मचरित्र तो ज़रूर है, लेकिन उसमें पूरे समाज का उसमें चित्रण हुआ है। तो इस तरह से एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से वो समाज का चित्रण और पूरे जो अस्पृश्य जाति का जो उसमें चित्रण जो उन्होंने दर्शाया है, वो उसकी वजह से उस आत्मचरित्र को स्टोरी ऑफ द अनटचेबल्स ऐसे भी कहा जाता है। 1960 के बाद जो दलित साहित्य लिखा गया उसको तो विद्रोही साहित्य कहा गया, लेकिन उसके पहले जो शंकरराव खरात और अण्णाभाऊ साठे जी ने लिखा वो इतना वास्तवदर्शी और इतना प्रासंगिक है कि अब हम उनके बारे वो जो पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़रूर वो सारा जो समाज जीवन है वो हमारे सामने आएगा और वो व्यवस्था कितनी बर्बर थी, लोग कैसे जी रहे थे, ऐसे हमारे सामने सवाल खड़ा हो सकता है। तो शंकरराव खरात जो है उन्होंने 1942 में जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था, मतलब जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं को उनके पत्रक साइक्लोस्टाइल करके देने का, छुप के देने का, उनको प्रसारित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ तो वो रहे, उनका सहवास भी उनको मिला, तो उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने बहुत सारा अपना जीवन का काम किया। वे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के कुलगुरु भी रहे और उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी काम किया। वे खुद को बाबा साहब के विचारों के प्रचारक और कार्यकर्ता मानते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही नेचुरल और बहुत ही जो हमारा जीवन जैसे था वैसे अपने कहानियों में लिखा। हर एक आदमी का चरित्र उन्होंने ऐसे खड़ा किया है कि जैसे वो हमारे सामने आके खड़ा होकर वो खुद का चरित्र बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो उनका सारा पूरा लेखन है वो हमें ज़रूर पुनः एक बार देखना चाहिए। हमें वो तभी उपलब्ध ही नहीं था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोग ऐसे लोगों को जाने, ऐसे लोगों की लेखन को हम पढ़ें और वो सारा हम लोग जान के आगे का जो हमारा जीवन है, आगे की जो पीढ़ी है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा खजीना है कि हम लोग उसको जान के हमारी जीवन यापन आगे का कर सके। देखिए तभी जो ये व्यवस्था थी, अब हम सोचते हैं कि व्यवस्था नहीं है, अभी बहुत बदल हो गया है, शहरों में लोग आ गए तो बहुत सारे बदलाव आ गए, परिवर्तन हो गया।
अभी इतना पूरा जो ढांचा था वो इतना शायद नहीं है, फिर भी जो जातिगत भेदभाव है, विषमता है, वो अभी भी हमें दिखाई देती है। कहीं कहीं पर अभी भी हम लोगों को वो लोगों के ऊपर होते हुए अन्य अत्याचार भी हमारे न्यूज़ में आते हैं। और बहुत सारा अलग अलग लोग जो है जातिगत अहंकार से भरे हुए हैं। अभी भी उनको ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों के ही एक सहयोगी है, हमारे साथ रहने, हमारे समाज का हिस्सा है, तो इनको हमारा ही बराबरी का अधिकार देना चाहिए। अभी भी ऐसे मानने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं और वो विचारधारा फिर से आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसके लिए भी ये जानना और इनका जो चरित्र है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक कथा है सांगावा, जो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली है। ये मेरे पीढ़ी के लोगों को शायद पता है, महाराष्ट्र में वो हमारे अभ्यासक्रम में थी, हमने वो पढ़ा है, लेकिन बाकी लोगों को वो पता हो या न हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो मैं उसका थोड़ा सा, पूरी कहानी तो मैंने बताती, लेकिन थोड़ी सी मैं झलक बताती हूँ, क्योंकि तभी हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से लोगों का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था और ये लोग कैसे जीते थे। ये सांगावा जो है, सांगावा मतलब मैसेज, जो तभी मैसेज देने के लिए कुछ आज के जैसे कोई साधन तो नहीं थे, तो लोगों को खुद ही जाके बताना पड़ता था। और उसमें ये जो महार कम्युनिटी के जो लोग थे उनको एक काम सौंपा गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गांव में अगर कोई मृत्यु होती है किसकी और उसके रिश्तेदारों को खबर करनी है, तो उन्होंने जाके उनके रिश्तेदारों को गांव में जाके बोलना है। अब तब जाने आने के लिए कुछ सुविधा ट्रांसपोर्ट की नहीं थी, तो पैदल जाना पड़ता था। तो इस तरह से ये जो रामा था, उसके कुटुंब परिवार में उसकी बीवी, उसके एक बेटी बेटा और उसका द्वार में बैठे रहने वाला उसका कुत्ता, मुर्गियाँ, ऐसे जो पालतू जानवर होते वो भी थे। वो एक दिन उसका जो गांव में उठने के बाद उसको गांव में जाके सब गांव का काम करना होता था, जिसको गाँव की कहा जाता है। तो वो सुबह जाके गाँव की के सारे काम करके वो वापस आता है। तो बीवी और बच्चे उसको बहुत आशा से पूछते हैं कि आज तो कुछ खाने के लिए तुम लेके आए हो क्या। उसका कुत्ता भी एकदम ऐसे ही था, तो वो भी पूछ हिलाते उसको दया भरी नज़र से पूछता है कि मुझे आज कुछ खाने को मिलेगा क्या, लेकिन उसने कुछ लाया नहीं था। और वो उसकी बीवी उसके ऊपर बहुत नाराज़ हो जाती है कि तुम सारे गांव का काम तो करते हो, लेकिन हमें कुछ खाने पीने के लिए मिलता नहीं, हम 2 दिन से भूखे हैं। तो वो इसके बारे में वो बोल ही रहे थे कि गांव का एक उच्च जातीय आदमी आता है और बोलता है कि रामा चलो मेरे साथ, मेरे घर में मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, तो मेरी बहन को उसका मैसेज देना है। अब उसकी बीवी भी चुप हो जाती है कि अभी मैं क्या बोलूँ। तो उस समय वो भी सोचता है अभी ये दुख भरी मतलब स्थिति पैदा हुई है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, मैं जाके आता हूँ। अब सभी आशा में रहते हैं कि वो जाएगा तो कुछ आते समय खाना भी लेके आएगा। उधर जाने के बाद वो बोलता है पहले एक काम करो, अब उनको शमशान घाट पर लेके जाना पड़ेगा, तो ये जो लकड़ियाँ हैं वो लकड़ियाँ तुम फोड़ो और फिर देखते हैं। फिर वो जाके लकड़ियाँ फोड़ता है तो दोपहर होती है। फिर वो आता है, बोलता है अब एक काम करो, वो वैसे रहने दो, तो मेरे बहन के गांव चले जाओ। रामा एक बार ऐसा सोचता है कि मैं उनको बताऊं कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ तो मिलेगा तो अच्छा है। लेकिन फिर उसकी ज़बान अटक जाती है कि अभी मैं कैसे बोलूँ, इनके घर में तो मृत्यु हुई है, मैं जान के वापस आने के बाद शायद मुझे कुछ मिलेगा। फिर वो चलते चलते पैदल वो उसके गांव जाता है और उधर जाने के बाद उसको एक गांव में जैसे झाड़ पेड़ होते हैं, उधर वो बैठता है और बोलता है कि मैं इनके घर पे आया हूँ। तो कोई लोग उनको जाके बताते हैं कि तुम्हारे गांव से, मायके से एक आदमी आया है। वो जैसे ही सुनती है उसका रोना धोना शुरू हो जाता है कि उसको वो क्योंकि वो तभी ऐसे ही था, तो वो बहुत रोती है कि हाँ ज़रूर अभी बुरी खबर आई है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है।
उसके देवर वगैरह आके पूछते हैं भाभी क्या हुआ, कौन आया है, तो बोलते मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे गांव से आया है, मायके से आया है, तो ज़रूर कुछ बुरी खबर होगी। फिर वो उसका देवर जाके उसको पूछता है कि भाई कौन हो तुम और क्या खबर है, तो वो बता देता है। अब फिर से जान के बताने के बाद और ज़ोर ज़ोर से रोना धोना, सब इधर उधर की औरतें उसके पास आती है, उसको पूछती है। इस तरह से सब होता है। तब तक ये भूखा प्यासा इंतज़ार करता है कि कोई मुझे पानी तो कम से कम दे दे। फिर उसके वो जो उसका देवर था, वो औरत का, वो उसको याद आता है कि अरे हाँ ये आया है, तो उसको पूछते हैं। उसके पास जब आता है तो बोलता है मुझे कुछ पानी मिलेगा क्या। फिर उसको पानी मिलता है। अब खाने का पूछने का तो सवाल ही नहीं आता है, सब इतना माहौल सब दुख भरा हो जाता है। फिर से बोलता है ठीक है अभी मैं निकलता हूँ। और फिर वो शाम ढलते ढलते फिर से अपने गांव निकलता है और वो आता है चल चल के। और फिर आने के बाद अब उनके घर में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वैसे ही भूखा प्यासा उसके घर जाता है। थोड़ी रात हुई होती है, घर जाता है तो सारे घर में सोए हुए थे। तो उसका कुत्ता भी उसका राह देख रहा था, वो भी ऐसे उसके द्वारे पे सोया पड़ा था। उसके आने के बाद वो भी पूँछ हिलाते उठ जाता है। उसके बच्चे भी तुरंत जाग जाते हैं और पूछते हैं कि कुछ खाने के लिए लेके आए क्या। और वो कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि उसको तो खुद को खाने को नहीं मिला था और वो ऐसे ही था। तो ऐसे थी लोगों की ज़िंदगी। काम तो बहुत करते थे लेकिन उनको खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। तो ये जो जाति व्यवस्था है, इसको हम लोगों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और आपको क्या लगता है जो इन्होंने लिखा वो हम लोगों को वापस पढ़ के और उसको जान के हम लोगों को आगे के लिए तैयार होना चाहिए कि कभी भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी समाज व्यवस्था वापस दोबारा कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इंसान को इंसान की तरह रहने का, उसका हक अधिकार के साथ काम करके अच्छे से ज़िंदगी गुजारने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं वृषाली दंडवते और आप देख रहे हैं वृषाली दंडवते फ्री थॉट्स। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत।